हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है विमल पुनामिया जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जो करंट गवर्नमेंट है वो यूथ के बारे में या डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड है या एजुकेशन हो गया, इन्होंने 1000 करोड़ सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए दे हैव डायरेक्टेड ओनली 1000 करोड़ ओनली फॉर स्टार्टअप्स। नाउ व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? 1000 करोड़ तो इन्होंने डाला है, बाकी 2-4 तरह के बॉन्ड उसमें लेके आएंगे तो फंड तो आ ही जाएगा। जेटली साहब ने बजट स्पीच में भी कहा था कि भारत की पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन 35 साल से कम एज की है और यंग जनरेशन को इंडिया में बिजनेस करने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो बेकारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कोई एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसके पीछे 4 फैमिली मेंबर को उसका जिंदगी निकलता है। तो इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, जैसे आपने बताया कि 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट डालेगी, फिर उसके अंदर बॉन्ड आएंगे, पैसा आएगा तो इनको लोन मिलेगा इजीली बिजनेस चालू करने के लिए। प्लस इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम किया है, जैसे आज गवर्नमेंट के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी यंग बच्चा अमेरिका जाता है, यूके जाता है, सिंगापुर जाता है, हांगकांग जाता है, तो वो बिजनेस करता है, टॉप के ऊपर पहुंचता है, कंपनी में एमडी तक बन जाते हैं। लेकिन वो हिंदुस्तान में आता है बेचारा, तो 3-4 साल में दुखी होकर वहां से छोड़ के आता है वो देश को कि मेरे देश में जाके मैं कुछ करूं, पर हकीकत ये होती है कि 3-4 साल में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वापस यहाँ से दुकान अपना बंद करके वापस चले जाता है फॉरेन कंट्री में। अब कारण क्या है कि कोई भी आपको बिजनेस चालू करना है तो भारत सरकार के अंदर आपको 17 तरीके का परमिशन लेना पड़ता है, और वो आदमी 2-2.5 साल तक परमिशन ले लेते रहता है। और परमिशन का मतलब क्या है, जिस गवर्नमेंट में जाओ, पेपर फाइल करो, उसको एक कवर दो और परमिशन लेके आओ। तो वो हिसाब से जैसे सिंगापुर में कोई आदमी बिजनेस चालू करेगा तो एक दिन में उसको सब परमिशन मिल जाती है, सिंगल विंडो। हांगकांग में जाएगा 1 दिन में मिलती है, यूएसए में 1 दिन में मिलती है, यूके में 1 दिन में मिलती है, तो भारत के अंदर ही क्यों लगता है 2-2 साल तक? तो इन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है कि हम 1 विंडो सिस्टम चालू करेंगे। अगर वो 1 विंडो का करने का चालू करेंगे तो 5 विंडो में तो काम होगा। आज बंबई के अंदर कोई आदमी मकान बनाना चाहे, आप और मैं अगर अपना खुद का रहने के लिए मकान बनाना चाहे तो अपन नहीं बना सकते। गवर्नमेंट की कम से कम 40 अप्रूवल लगती है, और हर अप्रूवल के अंदर एक्सपर्ट, उसके ब्रोकर जैसा आदमी जाता है, वो अप्रूवल लेके आता है, उनका कवर देके आता है और उसको मालूम है क्या करने का है। तो ये हिसाब से जेटली साहब ने कहा कि यंग आदमी जो 35 साल से नीचे है, जो मेजर पॉपुलेशन है, वो हिंदुस्तान के बाहर क्यों जावे, हिंदुस्तान के अंदर ही काम करे। और ये फंड डालने से और ये सिंगल विंडो सिस्टम चालू करने से मेरे को लगता है कि इन देश के अंदर बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। करेक्ट सर। सर, सिंप्लीफिकेशन की आपने बात की तो लिटिगेशन भी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो लिटिगेशन को लेके क्या है इस बजट में? लिटिगेशन को देखते हुए 2 चीज उन्होंने की है इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताऊं, 10 साल पहले हमारा इनकम टैक्स में क्या होता है, जब आईटीओ कुछ गलत काम करता है तो उसके ऊपर हम अपील करते हैं कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील उसको हमारे फेवर में नहीं करेगा तो हम जाते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, उसके बाद ट्रिब्यूनल हमारे फेवर में नहीं करेगा तो हम जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट हमारे फेवर में नहीं करता तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। 8 साल पहले बंबई ट्रिब्यूनल के अंदर 50,000 केसेस पेंडिंग पड़े थे अपील के अंदर, और आज आप अपील फाइल करो तो 7 साल के बाद आपका नोटिस आता था, और डिसीजन आते आते 8-10 साल हो जाते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि फादर ने केस फाइल किया है, बेटा उसका ऑर्डर देखता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है सिस्टम, वो ऑलरेडी किया था 5-6 साल पहले, एक सिंगल मेंबर बेंच निकाली थी, मतलब जहां पे 2 जज नहीं बैठेंगे, एक ही जज बैठेगा, और वो एक जज को ऐसा पावर दिया था कि 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है किसी की और उसकी अपील होती है तो एक मेंबर बैठ के डिसाइड कर सकता है। उसको उन्होंने बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। तो जो लोगों की इनकम 15 लाख से नीचे वाले होंगे और उनके लिटिगेशन जो पेंडिंग हो गए, वहां पे 2 जज बैठने की जरूरत नहीं रहेगी, एक जज डिसाइड कर सकेगा। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ बेंचेज बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ बेंचेज बढ़ेगी तो डिस्पोजल फास्ट होगा। और आज जो 1 साल बाद या 1.25 साल बाद हियरिंग होती है, जो पहले 7-7 साल बाद होती थी, हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने में हो गए। आज ट्रिब्यूनल इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि आप जब अपील फाइल करते हैं उसी दिन आपको डेट मिल जाती है कि आपका हियरिंग इस दिन होगा। तो वो एकदम अच्छा होने से फ्यूचर में हो सकता है आज आप लिटिगेशन फाइल करो, अपील फाइल करो, और आपको 4 महीने में डिसीजन आ जाएगा, यू नो वेयर यू स्टैंड। तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है लिटिगेशन कम करने के लिए। सेकंड, इन्होंने क्या किया है कि जो आदमियों का फॉरेन में पैसा है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाने वाली है 3 महीने या 6 महीने में, कि वो आदमी इंडिया में टैक्स भर देवे 30% मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स, तो उसका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे उन लोगों को एक बार ये मालूम पड़ गया कि उसका पैसा फॉरेन कंट्री में है। मेरे हिसाब से ये फॉरेन पैसे वाली बातें थोड़ी पॉलिटिकल इशू ज्यादा है और रियल इशू कम है, क्योंकि गवर्नमेंट काफी पहले चिल्ला रही थी कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जमा हम कर देंगे, और कितना 2 बिलियन और 3 बिलियन और पता नहीं क्या क्या, जो हर आदमी अलग अलग फिगर दे रहा था। बाबा रामदेव जी अपनी फिगर बता रहे थे, ये लोग अपनी फिगर बता रहे थे, कांग्रेस वाले और कुछ बोल रहे थे। लेकिन रियल में मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी को सीरियस पैसा इंडिया का बाहर में होगा, एक्सेप्ट जिन लोगों ने भेजा होगा उसको गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकेगी, और पकड़ेगी। अभी रिसेंटली लिस्ट जो आई है 800-900 आदमियों की लिस्ट है, उसके अंदर क्यों मैं जानता हूं 2-3 इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे जिनके पास ये केसेस चल रहे हैं।
और वो 900 में से 400 आदमी तो इंडिया के बाहर ही रहते हैं पिछले 10-15 साल से। तो वो तो इंडिया के बाहर बहुत कुछ रख सकता है, आपका कंट्रोल ही नहीं उस आदमी को सवाल जवाब करने का, तो वो तो आदमी ऐसे ही निकल जाएगा। बाकी जो आधे के अकाउंट है उसमें आधे अकाउंट में आधे में से आधे ऐसा होगा कि जिन आदमियों के पास पैसा था 10-20 साल पहले वो बैंक से निकाल चुके हैं, तो आज तो खाली खोखा है और वो आदमी ट्रेसेबल ही नहीं है, आइदर उसकी डेथ हो चुकी है, पकड़े जाएंगे 25-50 आदमी। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो आदमी वॉलंटरी नहीं भरेगा टैक्स और पकड़ा गया तो बाद में उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है, उसके ऊपर उसको 300 गुना पेनल्टी लगेगी, 300 टाइम, मतलब 300 टाइम इन द सेंस मेरे पास समझो 1 करोड़ रुपए इंडिया के बाहर है तो मुझे 30 लाख रुपए टैक्स लगा, तो 30 लाख पे 90 लाख पेनल्टी लगेगी। अगर वो पैसा इंडिया के बाहर है और इंडिया में आ नहीं सकता है, मेरी कोई दूसरी इंडिया में प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट वहां से अटैच कर सकेगी, मेरे को 10 साल तक जेल में डाल सकेंगे, 7 और 10 साल तक। और इसके अलावा हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बॉडी है सेटलमेंट कमीशन। एक्चुअली सेटलमेंट कमीशन क्या बॉडी होती है, जहां पे 3 चीफ कमिश्नर रिटायर होने के बाद बैठते हैं और काफी सीनियर लोग होते हैं और मैच्योर्ड भी होते हैं। वहां पे अपने हिंदी में कहो तो ऐसा हो सकता है कि एक गंगा स्नान है, जिस आदमी ने बहुत ऑफेंस किए हो, एक आदमी कहते हैं ना बिल्ली 100 चूहा खा के हज करने को चली, तो किसी आदमी ने सब गुना किए इनकम टैक्स के अंदर, जितने गुना होते हैं सब करके बैठा है और अभी वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा तो पूरी जिंदगी लिटिगेशन में घूमते रहेगा, तो उसके लिए गंगा स्नान का एक बॉडी है सेटलमेंट कमीशन। तो वहां पे जाके वो खुला क्या गलतियां की वो खुला बोल सकता है कि साहब मैंने ये गलतियां की है, इतना मैंने पैसा कमाया है, मेरे को अपने आज के बाद सब दुनियादारी क्लीन रखने की है, इसके ऊपर जो मैंने टैक्स आया मैं टैक्स ब्याज के साथ भरने को रेडी हूं, मेरे पे पेनल्टी मत लगाओ, मेरे को जेल में मत डालो और मैं आज के बाद ईमानदारी से काम करूंगा। तो वंस इन ए लाइफ टाइम वो सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है। लेकिन और वो काफी अच्छी बॉडी है, वो रिलीफ भी देती है बहुत और बड़े बड़े लोग जाते भी है। लेकिन ये जो केस जो फॉरेन के पैसे जिन लोगों के पास पकड़े गए और जो वॉलंटरी टैक्स नहीं पड़ेगा पर आईटी उस पर टैक्स लगा देगा, तो वो आदमी सेटलमेंट कमीशन में भी नहीं जा सकेगा, उसको इधर ही इनकम टैक्स में फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स में जब ये बात आती है कि आपको पेनल्टी लगानी है तो उसके अंदर आपको अपील करने का हक है। अब सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे जीत गए तो आपका नसीब है, पर वहां पे भी अगर हार गए तो आपको पेनल्टी भी बढ़ेगी और जेल में भी डाला जाएगा। तो ये मतलब जो आदमी गलत काम करेगा वो अभी मेरे को लगता है डरेगा थोड़ा। इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, बी विद अस। तो ब्लैक मनी रोकने के लिए क्या है इस बजट में स्पेशल फीचर्स, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। कि जब भी आदमी के पास में ब्लैक मनी होती है तो सबसे पहला तो रहने का मकान लेता है और ट्राई करके 2 नंबर का पैसा देता है। मकान जिसका हो गया वो बीबी के लिए ज्वेलरी लेता है, जिसके पास ज्वेलरी भी सफिशिएंट हो गई वो फॉरेन घूमने को जाता है और 2 नंबर का खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट ने ये बजट में ऐसा लेके आए कि कोई भी आदमी 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकेगा। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडवाइस। हम बात कर रहे थे बजट के बारे में, चलिए इस कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। करप्शन वगैरह तो पिक्चर में आता ही है सर। इस यूनियन बजट की एक खासियत ये भी है कि ब्लैक मनी के ऊपर काफी इन्होंने फोकस करा हुआ है, तो ब्लैक मनी रोकने के लिए क्या है इस बजट में स्पेशल फीचर्स, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। ब्लैक मनी रोकने के लिए इसके अंदर 2 चीजें गवर्नमेंट ने मेन की है। एक तो उन्होंने ये की है कि जब भी आदमी के पास में ब्लैक मनी होती है तो सबसे पहला तो रहने का मकान लेता है और ट्राई करके 2 नंबर का पैसा देता है। मकान जिसका हो गया वो बीबी के लिए ज्वेलरी लेता है, जिसके पास ज्वेलरी भी सफिशिएंट हो गई वो फॉरेन घूमने को जाता है और 2 नंबर का खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट ने ये बजट में ऐसा लेके आए कि कोई भी आदमी 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकेगा। पहले ये लोन के लिए था कि आप किसी को लोन 20,000 से ज्यादा कैश में दे नहीं सकते, किसी से आप लोन 20,000 से ज्यादा ले नहीं सकते और अगर इससे ज्यादा लेते तो उसमें 100% पेनल्टी है। मिनिस्टर लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि अगर आप किसी को 20,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे मकान खरीदने के लिए बिल्डर को, आज एक्चुअली हकीकत में होता क्या, एक बिल्डर के यहाँ समझो रेड आ गई, उसके यहाँ पे 2 करोड़ रुपया कैश मिला, वो ये कहता है मैंने फ्लैट बुक किया है, ये लोगों ने मेरे यहाँ मकान लिया है, उन्होंने मेरे को कैश में पैसा दिया और रसीद बना देता है, तो वो भी नहीं कर सकेगा। बहुत सारे आदमियों के पास जब कैश मिलता है तो बोलते हैं मैंने मेरा मकान बेचा है किसी को, वहां से मेरे को कैश में पैसा मिला है, मेरे पास पड़ा है। तो अभी 20,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक के अंदर ही होगा, कैश में ट्रांजेक्शन हो नहीं सकेगा। तो कैश जिसके पास होगा वो उसका अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, उसको ये लगेगा मैं कैश को करूं क्या फाइनली, जब उसका यूज ही नहीं है, मैं मकान भी नहीं ले सकता हूं, कोई दूसरी चीज खरीदने को जाऊंगा नहीं खरीद सकता हूं, और जब जीएसटी वगैरह आ जाएगा तो सब कंप्यूटर के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा कि आपने कोई चीज बेची है तो मैंने खरीदी है, दोनों की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। तो इस चक्कर में जब कैश पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी तो हर आदमी चाहेगा कि मैं टैक्स भर के इसको वाइट करूं और उसको बैंक में रखूं और यूज करूं। एक तो इन्होंने ये बड़ा काम किया है। दूसरा, उन्होंने गोल्ड बॉन्ड लेके आए।
अभी इतना क्लियर नहीं है कि वो कैश के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ये हुआ है अभी कि उन्होंने कहा है जिनके पास अनप्रोडक्टिव ज्वेलरी है, घर पे लेडीज के पास ज्वेलरी पड़ी है, लॉकर में रहती है, ज्यादा करके फंक्शन पे निकालती है, वापस लॉकर में रखती है, और आजकल तो मैं भी देखता हूं कि ज्वेलरी लॉकर में ही रहती है, फंक्शन में भी वो इमिटेशन ज्वेलरी पहनती है। करेक्ट। एटलीस्ट मेरी वाइफ को मैंने देखा है, जब भी शादी में जाती है तो इमिटेशन ज्वेलरी पहन के जाती है। मैं बोला क्यों? बोला रास्ते में घूम जाएगा, कोई ले लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ज्वेलरी लॉकर में पड़ी रहती है। तो अभी और लॉकर में लोग रखते हैं इसके लिए एक सेफ्टी है, कभी इमरजेंसी आ गई, कल मैं नहीं रहा तो उसको कुछ चाहिए तो वहां से सेफ्टी है। तो ज्वेलरी तो ऑलवेज आप जल्दी इनकेस कर भी सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ऐसी अनप्रोडक्टिव आइटम आप हमारे को दे दो, हम उसके सामने आपको बॉन्ड इशू कर देंगे, आपको हर साल इनकम भी देते रहेंगे जो टैक्स फ्री भी होगी या टैक्सेबल होगी, उसकी पूरी स्कीम आएगी, और आपको जब भी ज्वेलरी चाहिए पर्टिकुलर डे अपन फिक्स करेंगे, 15 साल, 10 साल, 20 साल, और हम आपको ज्वेलरी देंगे। और ऐसे बॉन्ड पास्ट में आ चुके हैं। 1962 में जब अपना चाइना वार हुआ था तो अपने देश के अंदर फाइनेंशियली काफी टाइटनेस थी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था। अभी जो क्राइसिस 91 में आई थी पेट्रोल के लिए अपने पास 15 दिन का पैसा था, उससे भी बड़ी क्राइसिस 62 में थी चाइना वार के टाइम पे। तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड लेके आई थी कि जिसके पास में भी 2 नंबर का भी गोल्ड है, ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं भी क्यों हुआ है, वो भी आप गोल्ड लेके आओ, हमारे को दे दो, हम आपको इसके सामने 1980 के अंदर प्योर गोल्ड जितना दिया है हम आपको वापस 1980 में गोल्ड देंगे और बीच में इंटरेस्ट भी देंगे। तो गवर्नमेंट ने 1980 में दिया प्योर गोल्ड। तब ये स्कीम एक्चुअली ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा तो मालूम पड़ेगा कि ब्लैक मनी में लगेगी कि नहीं लगेगी। पर एज ऑन टुडे जितना मैं समझाऊं, जिसके पास अनप्रोडक्टिव गोल्ड है, जिसकी कोई इनकम नहीं आ रही है, वो इनकम जनरेट कर सकेंगे और आपका गोल्ड गवर्नमेंट के पास सेफ रहेगा, ड्यू डेट पे गोल्ड मिल जाएगा। तो इससे भी लोगों को, मेरे को लगता है कि ब्लैक मनी में काफी कंट्रोल हो जाएगा। ओके सर, ब्लैक मनी की बात निकली है तो एक और फीचर अनाउंस हुआ था बजट में, दैट इज लॉ अगेंस्ट बेनामी प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। एक्चुअली क्या होता है, बेनामी प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जैसे मैंने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने मेरे नाम से नहीं खरीदी और किसी दूसरे नाम से खरीदी। अगर मैं ऑफिशियल पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेरे पैसे से ले रहा हूं, मेरे बेटे के नाम पे ले रहा हूं, मेरी वाइफ के नाम पे ले रहा हूं, मेरी बेटी के नाम पे ले रहा हूं, मेरे डॉटर इन लॉ के नाम पे ले रहा हूं, वो तो बेनामी, नाम के लिए बेनामी है, इनकम टैक्स में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता बिकॉज मनी इज डिक्लेयर्ड। लेकिन मैंने 2 नंबर के पैसे से कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे खरीदी है, पर्टिकुलरली समझो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है, या मैं मिनिस्टर हूं, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है और मैंने मेरी प्रॉपर्टी मेरे रिश्तेदार के नाम पे ली है और रिश्तेदार के पास कहां से पैसा आया उसका सोर्स नहीं है, तो वो बेनामी गिनी जाती है। और गवर्नमेंट ने पावर लिया है अभी कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट फोरफिट कर सकेगी बेनामी एक्ट के अंदर, और वो आदमी का कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा उनको कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है, मतलब ली मैंने है, मैंने भी 2 नंबर का पैसा ऑफिशियल बताया नहीं है, उस आदमी के पास भी कोई ढंग का सोर्स नहीं है, और ये बेनामी प्रॉपर्टी है। तो इससे भी ब्लैक मनी, क्योंकि अब बेनामी प्रॉपर्टी भी आप ले नहीं सकेंगे। अरे मेजोरिटी मिनिस्टर के क्या चल रहे हैं, किसी का स्कूल चल रहा है, किसी का कॉलेज चल रहा है और सब पैसा इसी का लगता है, तो वैसे चीजें अभी बंद हो जाएगी। ओके सर। सर एक चीज सुनने में आई है कि ये पैन नंबर सबके लिए कंपलसरी होगा, सर ये क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये इसमें ऐसा किया है कि कोई भी चीज अपन खरीदेंगे जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, प्रॉपर्टी मैंने खरीदी या और भी ऐसी चीज जहां से 1 लाख से ज्यादा मैं पेमेंट करता हूं, तो मुझे इनकम टैक्स का पैन नंबर की कॉपी देनी पड़ेगी या पैन नंबर देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो आदमी जब इनकम टैक्स में इंटीमेशन करेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, ये लोगों ने मेरे यहाँ से परचेजेस की, तो वो पैन नंबर के बेसिस पे मेरे क्रॉस टैली कर सकते हैं कि क्या मैंने रियली मेरे रिकॉर्ड में बताई हुई है या कोई मैंने बोगस अकाउंट तो खोल के नहीं रखा है, वहां से मैं पेमेंट करते जा रहा हूं। तो ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ये उन्होंने कंपलसरी किया है। इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, बी विद अस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाया जाएगा, तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को क्या फायदा होगा? कोई आदमी विरार से आता है, कोई अंबरनाथ से आता है, तो उसको रेलवे का भाड़ा लगता है और रेलवे का फेयर भी बहुत बढ़ चुका है, कोई बेचारा वहां से विरार से भी आगे रिक्शे में जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको 800 रुपया महीने का इनकम टैक्स में बाद मिलेगी। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एडवाइस। हम बात कर रहे थे बजट के बारे में, चलिए इस कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सर और एक फीचर जो मेरे ध्यान में आया है वो है DTC, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। व्हाट इज दिस? एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स कोड की एक थोड़ी लंबी हिस्ट्री है। अपना इनकम टैक्स एक्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर 300 सेक्शन है, ये 300 सेक्शन 9000 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये 300 सेक्शन पे 40,000 जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जो मेजोरिटी जजमेंट अगेंस्ट ईच अदर है। करीब 2 लाख जजमेंट है ट्रिब्यूनल के, 75 बेंचेज ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑल ओवर इंडिया जो है, और हर जजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जजमेंट पे अगेंस्ट के पॉइंट भी है, फेवर के पॉइंट भी है, और लिटिगेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है।
तो गवर्नमेंट ने स्टडी किया कि हिंदुस्तान में इतना लिटिगेशन क्यों है, यूएसए में क्यों नहीं है, यूके में क्यों नहीं है। तो उनको बाद में लगा कि वहां पे लॉ थोड़ा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो बाद में सवाल आया कि अपना हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट तो लंदन के इंग्लैंड के बेस पे है। पहले तो ब्रिटिशर्स लोग अपने पे राज करते थे 47 तक, और 47 के बाद अपना आजाद हुए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम का जो एक्ट था वही करीब करीब कंटिन्यू है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो ब्रिटिश लोगों में क्यों नहीं लिटिगेशन हो रहे इतने। तो उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि उन्होंने वो जूना वाला एक्ट उन्होंने खत्म कर दिया है और नया वहां पे कोड लेके आए थे ब्रिटिश वाले। और वो कोड बहुत छोटा था, 30-40 पेज का था। तो हिंदुस्तान के अंदर भी सोचा कि अपन भी सिंप्लीफाई करें। ये जो तरह तरह के डीमिंग प्रोविजन है, आज एक्चुअली क्या होता है, किसी आदमी की 10 करोड़ इनकम है तो बिकॉज ऑफ सर्टन डिडक्शन वो टैक्स भरता ही नहीं है। उसकी इनकम टैक्स के एंगल से जीरो होती है, भली बुक्स में उसको 10 करोड़ हुई है। सर्टन सेक्शन ऐसे है कि आपने सच्ची में 1 करोड़ ही कमाया है पर आपको टैक्स 5 करोड़ पे भरना है, कि बहुत सारे खर्चे डिसअलाउ नहीं होते, बहुत सारे डीमिंग एडिशन होते हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड वालों का स्टडी किया और हिंदुस्तान में भी नया कोड लाने के लिए एक चालू किया। और उस टाइम में फर्स्ट जो कोड बना था हिंदुस्तान में करीब 20 या 30 पेज का था। तो सबको लगा अरे एक तो सिंपलीफाई हो जाएगा। आज अपन 300 सेक्शन पढ़ते हैं, 500 पेज की किताब पढ़ते हैं, तो वो तो अभी खाली 20-30-40 पेज हो जाएंगे। फिर पब्लिक से सजेशन मांगे गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सजेशन मांगे गए, दुनिया भर के इंडियन मर्चेंट चैम्बर और तरह तरह के बिजनेस एसोसिएशन से सजेशन मांगे गए। सब सजेशन भी उनको लगे रीजनेबल है, तो वो उसमें ऐड करते गए। तो जो 300 सेक्शन पहले थे वो 1000 सेक्शन हो गए। पहले 500 पेज का एक्ट था, वो 2000 पेज का एक्ट हो गया। तो उनको लगा कि ये तो अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि जूना एकदम इतनी बड़ी चीज को आप ब्रेक करके नया चालू करो। तो उन्होंने क्या किया, स्लोली नया कोड में जो अच्छी बातें थी वो जूने एक्ट में लानी चालू की, और 4-5 साल में मेजर चीज उसमें आ गई। तो अभी अरुण जेटली साहब को लगा कि नया कोड में जो अच्छी बातें हैं सब नए में ओल्ड में आ चुकी है। तो एकदम रातों रात सब चेंज करना, जूने को बंद करके नया चालू करना, और नया का अलग लिटिगेशन चालू होगा। जूना तो एटलीस्ट झगड़े करके सेटल हो चुका है, तो उसको नया कोड को अभी बंदी कर दिया है कि भाई जो पॉइंट हमने लेने थे ले लिए, ये बजट में जो और एक्स्ट्रा अच्छे पॉइंट थे वो ले लिए, अभी हम नया कोड को लाएंगे ही नहीं, जूना एक्ट ही चालू रहेगा। ओके सर, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो बजट में अनाउंस हुआ है दैट इज कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाया जाएगा। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को क्या फायदा होगा? रियल एस्टेट सेक्टर में तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो भी एम्प्लॉइज है, जो आदमी नौकरी करता है उसको, जैसे बंबई अपन देखेंगे, कोई आदमी विराट से आता है, कोई अंबरनाथ से आता है, तो उसको रेलवे का भाड़ा लगता है और रेलवे का फेयर भी बहुत बढ़ चुका है। कोई बेचारा वहां से विराट से भी आगे रिक्शे में जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको 800 रुपये महीने का इनकम टैक्स में बाद मिलेगी। इनकम में से 800 रुपये में टैक्स नहीं भरने का है, और ये फिक्स हुआ था 4-5 साल पहले। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो रेलवे का पास पहले 800 में मिलता था उसका 1500 हो गया है। तो इन्होंने 800 को बढ़ा के 1600 किया है कि 1600 रुपये महीने तक आपको कन्वेंस का अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। तो साल का सर 19,200 रुपया। तो जैसे मैंने आपको बोला नहीं, 4.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। उसके अंदर ये भी आ गया है। उसमें एक्चुअली क्या हुआ, जैसे बेसिक आज समझो मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी एज अजूम करो 60 साल से नीचे है, मेल या फीमेल सब उसमें आ गए, 2.5 लाख तक तो बेसिक डिडक्शन है। उसके बाद 1.5 लाख रुपया एटीसी में मैं प्रोविडेंट फंड, LIC वगैरह इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या मकान लिया है, लोन लिया है तो लोन का रिपेमेंट करता हूँ, तो या FDR ली बैंक की, तो 1.5 लाख तक वो फ्री होता है। इसके बाद 50,000 रुपये का नए जो बॉन्ड आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ATCC में, उसके अंदर में 50,000 और मिल जाएगा मेरे को। तो 2.5 और ये हो गया करीब 4.5 लाख रुपया। 2 लाख रुपया इंटरेस्ट में चुकाता हूँ, मकान लेने के लिए मैंने लोन लिया है तो वो मेरे को 2 लाख रुपया मिल गया, तो ये हो गया 6.5 लाख रुपया। इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली हुई है तो 25,000 रुपया वो चुकाता हूँ, तो ये हो गया मेरा 6,75,000। और ये अभी आपने जो बताया कन्वेंस अलाउंस 19,200 रुपया वो फ्री मिलता है। तो ये तरीके को देखते हुए 6,94,400 तक टैक्स नहीं लगता है। तो कन्वेंस अलाउंस में जो पहले 800 था उसका 1600 हुआ है। बजट के बारे में आज इतना ही। दोबारा होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप देखते रहिए स्पिन टीवी। गुड बाय, टेक केयर।